तो विल डिस्कस नाउ द एंजाइम्स। पहले हम एंजाइम्स डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने बोला था, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड इन रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये एंजाइम्स एक्चुअली दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं सो कॉल्ड लाइएजेस, और दूसरे होते हैं हमारे पास सो कॉल्ड न्यूक्लिएज। लाइएजेस एंड न्यूक्लिएजेस, ये दो तरह के एंजाइम्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है, देखो ये आप एक सेल एज्यूम कर लो। इस सेल को बाहर से सेल वॉल भी हो सकता है। ठीक है, मान लो इस सेल के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये मान लो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बराबर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचना है। ठीक है, तो इसमें हमें ये सेल वॉल को रिमूव कर देना है, ये सारा ये जो यहाँ तक है ये रिमूव कर देना है। ठीक है, तो सेल वॉल रिमूव करना, और ये जो अंदर सेल वॉल के अंदर जो भी आता है इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने में ये सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट, इसको रिमूव करने के लिए जो एंजाइम्स हमें लगेंगे दे आर व्हाट वी कॉल इज लाइएजेस। तो सबसे पहले हम लाइएजेस को डिस्कस करेंगे। हमने बोला दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग प्रोटोप्लास्ट एंड सेल वॉल। ये सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट को डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग प्रोटोप्लास्ट एंड सेल वॉल। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स या सेल वॉल डाइजेस्टिंग लाइएजेस। सेल वॉल डाइजेस्टिंग लाइएज, आपको पता है सेल वॉल कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में होता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन फ्यू ऑर्गेनिजम्स ओनली, एक्सेप्ट एनिमल्स के बगैर जो ऑर्गेनिजम्स है उन्हीं में होता है, लाइक फंजे में होता है, बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वॉल डाइजेस्टिंग लाइएजेस। ठीक है, नंबर वन हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास एक एंजाइम होता है दैट्स कॉल्ड लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इज ए लाइज विच हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल आपको पता होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकान का बना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम आपको ज़रूरत पड़ता है, जो लाइज आपको ज़रूरत पड़ता है, दैट्स लाइसोजाइम। ठीक है, नंबर टू हमारे पास दूसरा लाइज सेल वॉल डाइजेस्टिंग लाइज अवेलेबल है दैट्स कॉल्ड काइटिनेज। ये काइटिनेज आपको हेल्प करेगा टू डाइजेस्ट वेरी गुड फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए हमें हेल्प करता है कौन, काइटिनेज। ठीक है, नंबर थर्ड हमारे पास होता है सेल्यूलेज, एंड इसके साथ दूसरा एक एंजाइम आता है दैट्स कॉल्ड पेक्टिनेज। सेल्यूलेज और पेक्टिनेज, आपको पता है सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है प्लांट सेल वॉल। तो ये जो सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज है दे विल हेल्प अस इन डाइजेस्टिंग प्लांट सेल वॉल। तो सीधी सी बात है, अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरियल सेल में है तो आप लाइसोजाइम यूज़ करोगे उसका सेल वॉल हटाने के लिए। अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट फंगल सेल में है तो आप काइटिनेज यूज़ करोगे उसका सेल वॉल हटाने के लिए। एंड अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट सेल में है तो आप सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज यूज़ करेंगे टू डाइजेस्ट देयर सेल वॉल। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लिएजेस। हमने बोला था दो तरह के सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो एक दो तरह के एंजाइम्स हमें लगते हैं, एक तो लाइएजेस और दूसरे न्यूक्लिएजेस। और लाइएजेस भी हमें लाइएजेस हेल्प करते हैं हमें रिमूव करने के लिए प्रोटोप्लास्ट और सेल वॉल। हमने सिर्फ डिस्कस किए यहाँ पे सेल वॉल डाइजेस्टिंग लाइएजेस। प्रोटोप्लास्ट डाइजेस्टिंग लाइएजेस हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको पता होगा प्रोटोप्लास्ट जो आपका है, प्रोटोप्लास्ट मेनली दो चीज़ों का बना है। तो प्रोटोप्लास्ट को ज़रा हम देखेंगे, प्रोटोप्लास्ट क्या है। प्रोटोप्लास्ट इज एवरीथिंग दैट्स इनसाइड द सेल वॉल। ये सेल वॉल मान लो इसके अंदर जो भी है ये प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, फिर अंदर होता है डीएनए, अंदर फिर डीएनए होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इस प्रोटोप्लास्ट को रिमूव करना है, क्योंकि सेल वॉल तो हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब ये प्रोटोप्लास्ट इन मेम्ब्रेन्स का बना होता है, और मेम्ब्रेन्स आपको पता है ये वो लिपिड्स के बने होते हैं और प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, बीच में जब ये मेम्ब्रेन्स हट जाएंगे तो वो जो सारा साइटोप्लाज्म वगैरह है वो लीक आउट हो जाएगा और ये डीएनए खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। शॉर्ट में हमें ये मेम्ब्रेन्स रिमूव करने हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन्स हमें पता है ये लिपिड्स और प्रोटीन्स के बने हैं। तो प्रोटोप्लास्ट डाइजेस्टिंग लाइएजेस। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट डाइजेस्टिंग लाइएजेस जो होंगे हमारे पास, प्रोटोप्लास्ट डाइजेस्टिंग लाइएजेस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये हमारे पास दो टाइप्स के हैं, दे आर टू इन नंबर, या दो टाइप्स के। नंबर वन है लाइपेजेस। लाइपेजेस दे डाइजेस्ट द लिपिड्स ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, एंड नंबर टू है प्रोटीएजेस, एंड ये प्रोटीएजेस जो होंगे दे विल डाइजेस्ट द
दे विल डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स डाइजेस्ट करेंगे, दे डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, ठीक है। तो आपको पता ही होगा हर कोई मेम्ब्रेन लिपिड्स और मेम्ब्रेन अगर मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर किसी भी मेम्ब्रेन का, ठीक है, तो आपको पता है मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड बाइलेयर का बना है, ठीक है। और इस लिपिड बाइलेयर में कैसे ऐसे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं। तो हमने लाइपेज डाले तो लिपिड बाइलेयर खत्म, हमने प्रोटीन्स आए तो प्रोटीन्स खत्म। जब ये प्रोटीन्स वगैरह खत्म हो जाएंगे तो ये सारा हट जाएगा यहाँ पे, दिस विल ऐसे गायब हो जाएगा ये सारा, ठीक है। तो वहाँ बच जाएगा फिर हमें क्या, हमें बच जाएगा डीएनए बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हम डीएनए आइसोलेट करके कर लेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे बोला था कि आपको सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, क्या क्या बोला था हमने, सब एंजाइम्स पढ़ रहे थे, हमने बोला था आपको एक तो दो मेन टाइप्स के लगेंगे आपको, ठीक है, एक तो लाइजेस और दूसरे न्यूक्लियस, ठीक है। लाइजेस आपको डाइजेस्ट करके देंगे प्रोटोप्लास्ट और व्हाट वी कॉल एज दिस सेल वॉल। तो सेल वॉल डाइजेस्टिंग लाइजेस में, तो सेल वॉल डाइजेस्टिंग लाइजेस और प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल डाइजेस्टिंग लाइजेस में हमने लाइसोजाइम, काइटिनेज, सेल्यूलेज, पेक्टिनेज डिस्कस किया, और प्रोटोप्लास्ट डाइजेस्टिंग लाइजेस में हमने लाइपेजेस और प्रोटीएज डिस्कस किए, ठीक है। अब हमें डिस्कस करने हैं न्यूक्लियस। देखो अब आपके पास डीएनए बाहर आ गया, आपने सब कुछ डाइजेस्ट कर लिया, अब आपके पास डीएनए बाहर आ गया, ठीक है। अब इस डीएनए में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट छुपा है कहीं, ठीक है, ऐसे जीन ऑफ इंटरेस्ट छुपा है कहीं। अब आपको ये जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर निकालना है, ठीक है। इसके लिए जो एंजाइम्स अब आप यूज़ करोगे ना, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियस, ठीक है। तो नेक्स्ट एंजाइम्स जो हम डिस्कस करेंगे दे विल बी न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस डाइजेस्ट द डीएनए, दे डाइजेस्ट द डीएनए, ये डीएनए डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस जो है आपके पास ये एक्चुअली होते हैं दो टाइप्स के, ठीक है। ब्रॉडली अगर हम न्यूक्लियस को देखेंगे ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे पास एक्सो न्यूक्लियस और दूसरे होते हैं हमारे पास एंडो न्यूक्लियस। दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं हमारे पास, एक्सो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक्सो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस में फ़र्क क्या होता है, एक्सो न्यूक्लियस डीएनए को बाहर से कट करते हैं, एंडो न्यूक्लियस डीएनए को अंदर से कट करते हैं, ठीक है। तो दे कट डीएनए टर्मिनली, टर्मिनली दे कट डीएनए, दे कट डीएनए विद इन, ठीक है, अंदर से कट करते हैं डीएनए को, ठीक है। तो और हम ऑब्जर्व करते हैं डीएनए क्योंकि डबल स्ट्रैंड होता है, डीएनए को टर्मिनली कट करते हैं एंड ऑन सिंगल स्ट्रैंड, वो भी सिंगल स्ट्रैंड पे, ठीक है। बट ये डीएनए को विद इन कट करते हैं ईदर ऑन सिंगल स्ट्रैंड, या तो एक स्ट्रैंड पे, और ऑन बोथ स्ट्रैंड्स। मैं क्या कह रहा हूँ ये मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा आपको ऐसे जब मैं दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। तो मान लो ये डीएनए डबल हेलिक्स है, ये मान लो ये डीएनए डबल हेलिक्स है, ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स। तो ये इसमें न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, आपको पता है, एडिनिन का एडिनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब आप इसको ट्रीट करोगे विथ एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, तो ये एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये एक्सोन्यूक्लियस इससे ऐसे इसको एंड पे कट कर लेगा एक स्ट्रैंड पे, हमने बोला ना टर्मिनली कट करेगा और सिंगल स्ट्रैंड पे, तो ऐसे टर्मिनली ये कट करेगा एंड पे, ठीक है, और ऐसे एक टुकड़ा इसका बाहर निकाल लेगा। और इस एंजाइम को जो ऐसे एक्ट करेगा इसको कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस, टर्मिनली एक्ट किया और सिंगल स्ट्रैंड पे कट किया, ठीक है। जो एंडोन्यूक्लियस है इसका मैं दूसरे पे दिखाऊंगा, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस कहाँ कट करते हैं, एक तो ये विदिन कट करते हैं, बीच में कट करते हैं, ठीक है, और या तो सिंगल स्ट्रैंड पे या तो बोथ स्ट्रैंड्स पे, मैं दिखाऊंगा अगले पेज पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये मान लो ये डीएनए डबल हेलिक्स है, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस बीच में से कट करेगा, इट विल कट इट विद इन, ठीक है, इसको बीच में से कट करेगा, ठीक है। तो या तो सिंगल स्ट्रैंड पे या तो बोथ स्ट्रैंड्स पे। तो पहले मैं एक साइड से मैं दिखाऊंगा अगर सिंगल स्ट्रैंड पे कट किया, अगर इस सिंगल स्ट्रैंड पे कट किया फॉर एग्जांपल यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसने सिंगल स्ट्रैंड पे कट किया तो आपके पास जो डीएनए है उसका लिसिस जो है या वो उसकी स्प्लिटिंग जो है वो ऐसे हो जाएगी। एक ही स्ट्रैंड पे अगर कट करेगा तो आपको ऐसे डीएनए का एक टुकड़ा बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे ये भी नोट करना है, ये दो जगहों पे कट लगाता है, एक यहाँ पे लगा है दूसरा यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो ऐसे एक टुकड़ा बाहर निकल गया। या तो ये क्या काम कर सकता है, या तो ये दोनों स्ट्रैंड्स पे कट कर सकता है, ठीक है, और इट कैन कट ऑन द बोथ स्ट्रैंड्स, ठीक है। अगर इसने बोथ स्ट्रैंड्स पे कट किया, ठीक है, मान लो एक तो यहाँ पे कट किया अलग अलग अपोजिट स्ट्रैंड्स पे, और दूसरा मान लो यहाँ पे कट किया, और इसने यहाँ पे और यहाँ पे कट किया तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे आपके पास डीएनए जो है ना डबल हेलिक्स, ऐसे आपको स्ट्रैंड्स के दो टुकड़े मिल जाएंगे,
ठीक है, ये जो डबल हेलिक्स है ये टोटली 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, अब हम जो बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम्स यूज़ करते हैं वो ये वाले वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, और इनको हम जानते हैं एक स्पेसिफिक नाम से, दीज एंडोन्यूक्लियेजेस, दीज एंडोन्यूक्लियेजेस। ठीक है, विच कट, मैंने ऐसे ही बोला था आपको, विच कट द डीएनए विद इन एंड ऑन अपोजिट स्ट्रैंड्स, and on opposite strands, these are called as restriction endonucleases। इनको हम restriction endonucleases कहते हैं। ठीक है, एंड मैंने बोला ये टर्म रेस्ट्रिक्शन जो है ये एक्चुअली इनकी डिस्कवरी के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी बस आप याद रखो कि इनको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला या तो एक स्ट्रैंड पे एक्ट करेंगे, एक स्ट्रैंड पे एक्ट किया तो एक डीएनए का एक टुकड़ा ऐसे बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर अपोज स्ट्रैंड्स पे कट किया तो डबल स्ट्रैंड, डबल हेलिक्स टोटली सेपरेट हो जाएगा, ऐसे 2 टुकड़े हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो इन एंजाइम्स को जो अपोज स्ट्रैंड्स पे कट करते हैं, उस बीच में कट करते हैं, इनको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और मैंने बोला ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टर्म हम लाई है, हमने टर्म यूज़ करते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, इनको हम मॉलिकुलर सीजर्स भी कहते हैं। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिकुलर सीजर्स, बहुत बार पूछा गया है मॉलिकुलर सीजर्स किनको हम कहते हैं। तो मॉलिकुलर सीजर, सीजर मतलब कैंची, ये ऐसी कैंची है जो डीएनए को कट करके देगी। ठीक है, तो मॉलिकुलर सीजर भी इसको कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। मैं इस टर्म पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये टर्म कहाँ से आई, रेस्ट्रिक्शन क्यों उनको कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन सॉरी एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस। तो ये रेस्ट्रिक्शन कहाँ से आई, एक्चुअली ये टर्म जो रेस्ट्रिक्शन आ रही है ये एक्चुअली आई है इनकी डिस्कवरी से। ठीक है, तो इनको जब डिस्कवर किया गया ना था ना, डिस्कवर इनको एक्सीडेंटली किया गया था। एक्चुअली स्टडी कर रहे थे साइंटिस्ट कुछ बैक्टीरिया को, एंड देख रहे थे कुछ बैक्टीरिया जो है, सम बैक्टीरिया वायर रेजिस्टेंट टू फेज। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज आपको पता होते हैं, वो बैक्टीरिया को खाते हैं, वो ऐसे डीएनए इंजेक्ट करते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, फिर वो डीएनए बैक्टीरिया को, सेल को टेक ओवर कर देता है, फिर उसको वहाँ अपने पॉपुलेशन वायरल पार्टिकल्स बनाता है, फिर बैक्टीरिया सेल को लाइसिस कर देता है, उसकी तोड़ देता है उसको। ठीक है, एंड इसको इस तरीके से उसको मार देता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज यूजुअली बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते हैं टू बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, फिर जब उन्होंने उसकी स्टडी की, उन्होंने देखा ये एक्चुअली रेजिस्टेंट क्यों है, तो उनको पता चला ये बैक्टीरिया जो है, जब भी ये वायरस अपना डीएनए इसमें भेजता था, तो ये बैक्टीरिया जो है ये कुछ एंजाइम्स रिलीज कर देता है, ये कुछ कंपोनेंट्स रिलीज कर देता था, जिस एंजाइम्स की वजह से इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। जब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे तो वो बैक्टीरिया को कुछ नहीं कर पाता था, यानी बैक्टीरिया उसको रेस्ट्रिक्ट करता था अटैक से, या उसको रेस्ट्रिक्ट करता था उसको खुद खुद को डिस्ट्रॉय करने से। ठीक है, तो बिकॉज ये एंजाइम्स डिस्कवर हुए एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम विच रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज ऑन द बैक्टीरिया। ठीक है, दैट्स वाई इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन टर्म है ना, दिस टर्म सिग्निफाइज दैट दिस टर्म has been prefixed due to their discovery as a part of defense system in some bacteria, ठीक है, कौन से बैक्टीरिया, इन सम बैक्टीरिया। ठीक है, अगेंस्ट फेजेस, वो बैक्टीरिया जो फेज के अगेंस्ट, जिनका फेज के अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम था, वो देखा गया, वो डिफेंस सिस्टम एक्चुअली यही एंजाइम्स थे, तो इसीलिए इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। वो एंडोन्यूक्लियस जिनको ये रेस्ट्रिक्शन से मतलब होता है, जब ये डिस्कवर किए गए थे तब ये डिस्कवर किए गए थे एज ए पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम इन बैक्टीरिया। ठीक है, नाउ डिस्कवर एक्चुअली किसने किए, हु डिस्कवर्ड देम। ठीक है, तो बार बार मैंने बोला देयर वर 3 साइंटिस्ट्स, द 3 मस्कीटर्स। ठीक है, देयर वर 3 साइंटिस्ट्स। ठीक है, एक का नाम था आर्बर, दूसरे का नाम था स्मिथ, और तीसरे का नाम था नेथन्स। आर्बर, नेथन्स एंड स्मिथ, ये 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस
क्या बोलते हैं इसको, इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को पहले डिस्कवर किया एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो इनको फिर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम आजकल जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जो भी जीन ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये उसमें सबसे मेन पार्ट यही बनाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो इनको इसलिए नोबेल प्राइज़ मिला गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया इनको। फिर किस ईयर में दिया गया आप याद रख सकते हो, 1978 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला इस चीज़ के लिए, ठीक है। आए समझ। तो ये हम चीज़ ये डिस्क्राइब कर रहे थे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब मैंने बोला ठीक है, कुछ चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट एक्शन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी डिस्कवर्ड, दैट वाज हिंड सेकंड, उसका नाम है हिंड सेकंड, HIND सेकंड, ठीक है। तो आज तो हमारे पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जैसे आपकी बुक लिखती है, टुडे वी हैव डिस्कवर्ड ऑलमोस्ट 900 types of restriction endonucleases from over 230 strains of bacteria. Almost 230 strains of bacteria से हमने 900 restriction endonucleases को हमने आइसोलेट कर दिया है या डिस्कवर कर दिया है, ठीक है। ये आपकी NCERT लाइन है, ठीक है। दिस इज रिटन इन योर NCERT, ठीक है। अब इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हमें आगे स्टडी करना है, ठीक है। तो इनके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इनके बारे में जिनको हम मॉलिकुलर सीजर्स भी कहते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बोला, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। लाइक हमें पढ़ना है इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। लाइक हमें पढ़ना है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है। लाइक हमें पढ़ना है इनको नॉमनक्लेचर, इनको नेमिंग कैसे देते हैं हम, ठीक है, इनका नॉमनक्लेचर क्या है, ठीक है। लाइक हमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं इनके, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखने इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, ठीक है। आया आपको समझ, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये क्लियर कर लेंगे, हम देखेंगे इनके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, और उनमें से कौन से हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर आप टॉपिक दोगे, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, हमारे पास ये सिंपल सा टॉपिक है। हमारे पास 4 टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। सिंपली हम कहते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होती है हमारे पास, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस मेनली ये होता है कि ये जो टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 4 है, ठीक है। जो 1, 3 एंड 4 होते हैं, दे हैव कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सब यूनिट्स होते हैं इनमें, ठीक है, एंड रिक्वायर ATP और GTP फॉर देयर फंक्शनिंग, और इनको ATP या GTP फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत होता है, ठीक है। वाइल जो टाइप 2 है, इसमें जो टाइप 2 है, दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर एंड डू नॉट रिक्वायर ATP और GTP फॉर देयर फंक्शनिंग, ठीक है। इसलिए अगर आपको कभी भी पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग restriction enzymes is used in recombinant DNA टेक्नोलॉजी, तो टाइप 1 था, टाइप 2 था, टाइप 3 था एंड टाइप 4 था। तो आप हमेशा काम करोगे, आप टिक दोगे टाइप 2 को, बिकॉज दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर एंड दे डू नॉट रिक्वायर ATP और GTP फॉर देयर फंक्शनिंग, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और उनमें से कौन से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ना, ये ऐसी DNA, ये मान लो ये DNA है, ठीक है। तो ये DNA को ऐसे ही रैंडमली कट नहीं करते, ठीक है। DNA को ऐसे ही रैंडमली कट नहीं करते। ये DNA में बेस पेयर्स दिखा रहा हूँ मैं, या नाइट्रोजनस बेसिस दिखा रहा हूँ जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट आर दीज आर बेस पेयर्स
दीज आर बेस पेयर्स, ठीक है, या नाइट्रोजनस बेसिस पेयरिंग विथ ईच अदर, ठीक है। तो ऐसे एडेनिन थायमीन, ठीक है, थायमीन एडेनिन साइटोसिन गोनिन, ठीक है, साइटोसिन गोनिन, गोनिन साइटोसिन, साइटोसिन गोनिन, एडेनिन थायमीन, थायमीन एडेनिन, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या करते हैं, दे एक्ट एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, ऐसे रैंडमली एक्ट नहीं करते, दे एक्ट एट ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, दे एक्ट एट ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे एक्ट करते हैं ऑफ डीएनए, एक स्पेसिफिक रीजन या सीक्वेंस में एक्ट करते हैं, दैट स्पेसिफिक सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, ठीक है। तो पहली बात आप यही याद रखोगे कि ये रैंडमली एक्ट नहीं करते, रैंडमली एक्ट नहीं करते, ये डीएनए में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ढूंढते हैं, ठीक है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ढूंढते हैं, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, उसको रिकॉग्निशन या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अब ये रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस जो है ना, ये स्पेशल होती है एक लिहाज से, दिस सीक्वेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सबसे पहले बोलेंगे ये 4 to 6 बेस पेयर लॉन्ग होती है, यानी इसमें 4 to 6 बेस पेयर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 to 6 बेस पेयर लॉन्ग होती है, इट इज़ 4 to 6 बेस पेयर लॉन्ग एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैलिंड्रोमिक नेचर, इसका पैलिंड्रोमिक नेचर होता है, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैलिंड्रोमिक नेचर, ठीक है। तो इसका पैलिंड्रोमिक नेचर होता है। पैलिंड्रोम हम किसको बोलते हैं, नॉर्मली पैलिंड्रोम हम बोलते हैं उस वर्ड को, पैलिंड्रोम इज दैट वर्ड विच रीड सेम इन ईदर डायरेक्शन, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में पढ़ो, आगे से या पीछे से, वो उसको सेम रीडिंग आएगी। फॉर एग्जांपल मैडम, MADAM, ठीक है, तो इसको यहाँ से पढ़ो मैडम, यहाँ से पढ़ो मैडम, ठीक है, तो MADAM, ठीक है, तो इधर डायरेक्शन में सेम आता है, इसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। अब ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, इन रिकॉग्निशन सीक्वेंस में क्या होता है, इफ फ्रेम ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम, सेम रीडिंग इज obtained, मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एंजाइम होता है, एन एंजाइम EcoR1 बोलते हैं इसको, इसी के बारे में डिस्कस किया था मैंने, EcoR1 बोलते हैं इसको, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई से आइसोलेट किया गया है। तो इसकी रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस है जो है दैट इज GAATTC, ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लो ये स्ट्रैंड 5' है, तो ये स्ट्रैंड ऐसे 5' क्योंकि एंटीपैरेलल होते हैं दो स्ट्रैंड्स डीएनए में, आपको पता होगा। तो अगर आप देखो 5' में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ से GAATTC आ रहा है, तो अगर इस स्ट्रैंड पे भी देखोगे ना तो 5' में GAATTC आएगा। तो आप इसमें 5' पे पढ़ो या इस स्ट्रैंड में 5' डायरेक्शन में पढ़ो, दोनों पे GAATTC ही रीडिंग आएगी, ठीक है। जो आपको दो अपोज स्ट्रैंड्स पे फ्रेम ऑफ रीडिंग सेम रखने थे, सेम रीडिंग आती है, इसी को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। तो कौन है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यही रिकॉग्निशन सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। फॉर एग्जांपल हमने EcoR1 की देख ली, GAATTC है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे पास, तो मैंने वो ग्रुप में आपको डाल दिया है, वहाँ पे वो टेबल है जहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स के डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस लिखे गए हैं, ठीक है। अब मैंने बोला ये कट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हाउ डज कटिंग ऑकर, ये कटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एग्जांपल ली यही EcoR1, ठीक है। मैंने बोला मान लो ये एक डीएनए है जिसमें EcoR1 की रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस है, कौन सी है, GAATTC, तो यहाँ से भी GAATTC होगा, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में पेयरिंग होगी, सब के बीच में पेयरिंग होती है, ऐसे ही यहाँ से भी पेयरिंग होगी, ठीक है। तो मान लो इसको हमने ट्रीट किया EcoR1 के साथ, ठीक है।
तो हम देखते हैं ये कट कैसे करता है। ये यहाँ पे ये सेंटर से थोड़ा हट के कट लगाता है यहाँ पे जी और ए के दरमियान, ठीक है, और अपोज स्ट्रैंड पे भी जी और ए के दरमियान करता है, ठीक है। तो ऐसे इन स्ट्रैंड्स को फिर अलग कर देता है, जी सी, ठीक है। फिर यहाँ से टी टी ए बच जाता है, ठीक है, और यहाँ से भी जी और ए के बीच में कट लगा देता है, ठीक है। तो जी सी के साथ जी पेयर्ड है अभी, ठीक है, और टी टी ए बच जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे कट लगा है और यहाँ पे कट लगा है, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेंटर से थोड़ा हट के कट लगा है और बिटवीन सेम टू बेस, यहाँ पे भी जी और ए के दरमियान और इस स्ट्रैंड पे भी जी और ए के दरमियान। सो वी ऑब्जर्व दैट दे कट द सीक्वेंस, they cut the sequence, that is the restriction sequence a little away from center। मैं आपकी बुक को ही कोट करूँगा, a little away from center, सेंटर से थोड़ा हट के कट करता है, ठीक है, बट बिटवीन सेम टू बेसिस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड्स। लेकिन अपोज स्ट्रैंड्स में आप देखोगे कि बिटवीन सेम टू बेसिस, लाइक यहाँ पे भी जी और ए के दरमियान, इस पे भी जी और ए के दरमियान कट होगा, ठीक है। अब देखो ये जो डीएनए डबल हेलिक्स सेपरेट हो गया, ठीक है, देखो आप ऑब्जर्व कर सकते, ये देखो आप, ये सेपरेट जो डीएनए हेलिक्स हो गया ना, तो इसमें देखो दोनों एंड्स जो है, ये वाला एंड जो देखो है, ये एंड नंबर 1 है, ये एंड नंबर 2 है, ये दोनों एंड्स है ना, यहाँ से कुछ ये नाइट्रोजन बेसिस बचे जो अनपियर्ड है, जो अब पियर्ड नहीं है, क्योंकि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जी पे जो ए के साथ था वो टूट गया, यहाँ से भी जी और ए के साथ था जो वो टूट गया, तो ये कुछ अनपियर्ड बेसिस बच रहे हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों 1 और 2 एंड्स को फिर से नज़दीक लाएंगे तो ये अनपियर्ड बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड से फिर से इंटरेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि उनको टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की, ठीक है। इन एंड्स को दीज एंड्स आर कॉल्ड एज इनको हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं, बिकॉज इनको टेंडेंसी होती है रीएसोसिएट होने की अगर हमने क्या काम किया, अगर हमने इनको फिर से नज़दीक लाया बाय सम मीन्स, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इनको, वी कॉल देम स्टिकी एंड्स, ठीक है, स्टिकी एंड्स, ठीक है। तो हाउ कैसे बोला हमने, कटिंग होती है कटिंग लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है, बट बिटवीन सेम टू बेस्ड ऑन अपोजिट स्ट्रैंड्स। फॉर एग्जांपल इको R1 जी ए टी टी सी को कट करता है, इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जी और ए के दरमियान, जी और ए के दरमियान, और ऐसे कट करेगा इनको, और यहाँ पे जो अनपियर्ड बेसिस बच रहे हैं जो एंड्स में, तो इन एंड्स को हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स, ठीक है, आगे समझ। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी है, व्हाट यू हैव टू नोट, कुछ ऐसे एंजाइम्स हमारे पास है, सम एंजाइम्स कट एग्जैक्टली एट द सेंटर, कुछ एंजाइम्स बराबर सेंटर पे ही कट कर देते हैं, सम एंजाइम्स कट एग्जैक्टली एट द सेंटर, ठीक है। जो एंजाइम्स एग्जैक्टली सेंटर पे कट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके पास हिंड सेकंड एक एंजाइम है, HIND हिंड सेकंड, ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से आइसोलेट किया गया है, ठीक है। तो ये इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस GTC GAC होती है, ये इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। मान लो ये DNA है, ठीक है, ये DNA है, तो GTC GAC, तो ये इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये बराबर एंड बीच में कट कर देता है G और C के दरमियान, ठीक है। जब ये बराबर बीच में कट कर देता है ना, तो यहाँ पे जो एंड्स आपको बनते हैं, यहाँ से GTC बचेगा और यहाँ से भी GTC बचेगा, यहाँ से भी GAC बचेगा, यहाँ से भी GTC बचेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे CAG बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी अनपियर्ड बेस नहीं है, देयर इज नो अनपियर्ड बेस, तो इन एंड्स को हम बोलते हैं ब्लड एंड्स, दीज आर कॉल्ड एज ब्लड एंड्स। तो अब याद रखोगे सम एंजाइम्स दे जनरेट ब्लड एंड्स ऑल्सो, जो वापस रेसोसिएट होने की जिनको टेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। तो वन ऑफ द एग्जांपल्स इज हिंड सेकंड। ऐसे एंजाइम्स को भी हम प्रेफर नहीं करते यूज़ करना, बिकॉज आप आगे देखोगे इन ये ब्लंट एंड्स हमारे किसी काम के नहीं होते, हमारे काम के होते हैं सिर्फ स्टिकी एंड्स, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने बोला कैसे कट करते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे कट करते हैं, जो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है 4 to 6 बेस पेयर्स का, उसको लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर करते हैं यूजुअली बिटवीन सेम टू बेसेस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड्स, ठीक है, और स्टिकी एंड जनरेट कर देते हैं। कुछ एंजाइम्स एग्जैक्टली सेंटर पे कट कर देते हैं और वो क्या कर देते हैं जनरेट, वो ब्लड एंड जनरेट करते हैं लाइक हिंड सेकंड, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस एंजाइम्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर में मैं जैसे आपको अगर आपको याद होगा, अपनी क्लास अटेंड की होगी, मैंने बोला था नॉमेनक्लेचर में हम इसको 5 लेटर
वो नेम देते हैं, 5 लेटर नेम, ठीक है, 5 लेटर नेम, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ECOR1, 5 लेटर नेम देते। तो इसमें जो पहला लेटर होता है ई, फर्स्ट लेटर लिया गया होता है, इट इज़ टेकन फ्रॉम स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम विच इट इज़ आइसोलेटेड, ठीक है। तो ये ECOR1 हमने आइसोलेट किया है फ्रॉम एस्चर्चिया कोलाई RY13 स्ट्रेन से, ठीक है। तो इसमें जो अब जो एंजाइम नाम दिया हमने, तो ई जो है वो हमने एस्चर्चिया से लिया है, ई इज टेकन फ्रॉम एस्चर्चिया, ठीक है। जो नेक्स्ट टू लेटर्स है, नेक्स्ट टू लेटर्स ये हम लेते हैं फ्रॉम, इट इज टेकन फ्रॉम दिस, सॉरी ये जीनस से ले लेते हैं हम, ठीक है। एस्चर्चिया जीनस है, तो फर्स्ट लेटर इज टेकन फ्रॉम जीनस ऑफ द बैक्टीरिया। नेक्स्ट टू लेटर्स आर टेकन फ्रॉम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम विच इट इज़ आइसोलेटेड, ठीक है। लाइक ECOR1 जो हमने ये एस्चर्चिया कोलाई से, तो CO लिया हमने स्पीशीज से, ये नेक्स्ट टू लेटर्स बन जाते हैं इस एंजाइम के नाम के। जो नेक्स्ट लेटर हम लेते हैं दैट इज टेकन फ्रॉम, नेक्स्ट लेटर जो है इट इज टेकन फ्रॉम स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया की डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, एक ही स्पीशीज़ के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं। तो जो नेक्स्ट लेटर हमने लिया है यहाँ पर आर, ये स्ट्रेन RY13 जो है इकोलाई की, जहाँ से हमने एंजाइम डिस्कवर किया, तो उसी RY13 से हमने आर ले लिया, ठीक है। फिर होता है एक रोमन न्यूमरल, ठीक है। जो फिफ्थ लेटर है दैट इज़ ए रोमन न्यूमरल, फिफ्थ लेटर इज़ ए रोमन न्यूमरल, ठीक है। ये रोमन न्यूमरल जो है इट सिग्निफाइज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। किस ऑर्डर में इसको आइसोलेट किया गया, बाहर निकाला गया फ्रॉम द बैक्टीरिया, ठीक है। देखो इकोलाई जो है इसमें बहुत RY13 में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो सकते हैं, ठीक है। अब पहले हमने एक को बाहर निकाला, तो फिर अपने दूसरे को, ठीक है। हम याद रखते हैं किस ऑर्डर में हमने किसको बाहर निकाला, ठीक है। तो इसमें जो 1 है, ये 1 दिखा रहा है, इट वाज द फर्स्ट एंजाइम टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम इकोलाई RY13, ठीक है। तो नेक्स्ट 1, ठीक है। वैसे ही फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल ले सकता हूँ मैं, दूसरी एग्जांपल हिंड सेकंड, ठीक है। हिंड सेकंड में ये आइसोलेट किया गया है फ्रॉम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ठीक है। तो हेमो एच जो है ये हेमोफिलस से आया है, जीनस से। आयन जो है ये इन्फ्लुएंजाe आया है, डी स्ट्रेन से आया है, एंड 2 दिखा रहा है कि ये सेकंड एंजाइम है टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम दिस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, वो टेबल मैं डाल दूंगा ग्रुप में, जो ग्रुप में आ जाएगा आपको, वहाँ से आप बहुत सारे एंजाइम्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा था वो उसी का वीडियो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।